डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 यानी क्लास 12 के 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन के लेसन 2 भारत इज माय होम का अध्ययन करेंगे। भारत इज माय होम जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको जाकिर हुसैन के बारे में बताना चाहेंगे, जो भारत इज माय होम के लेखक हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अब आपके परीक्षा में एमसीक्यू दे रहा है। एमसीक्यू का मतलब हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर से, दैट मीन्स कि चैप्टर का इनसाइड जो है वहाँ से एमसीक्यू तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास उस किताब का कंसेप्ट, उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हम थोड़ा सा बताते हैं आपको भारत इज माय होम के लेखक जाकिर हुसैन जी के बारे में। तो ध्यान दें, भारत इज माय होम, इसका अर्थ हुआ भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। इसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म भारत के एक राज्य, सबसे पहले भारत का राज्य जो था 28 राज्य थे हमारे यहाँ, लेकिन 29वां राज्य जो बना तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनका जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 में हुआ था। यानी एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी थी? तेलंगाना की। तेलंगाना भारत का कौवा राज था। 29वां कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1897। डैट मीन्स क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था 8 फरवरी 1897 को। और इनकी मृत्यु भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। इनकी मृत्यु भारत की राजधानी दिल्ली यानी कि कार्यालय में ही, राष्ट्रपति भवन में ही 3 मई 1969 को 1969 इनकी मृत्यु होती है। कहाँ? दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रपति भवन में ही इनकी मृत्यु होती है। कब? 13 मई इनकी मृत्यु होती है। क्या? 3 मई 1969 को। 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु होती है और 8 फरवरी 1897 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म यानी इनका बर्थ प्लेस, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो दिल्ली में। कब होती है? तो आपको याद रखना है 3 मई 1969 1969। उसके साथ साथ ये आपके भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो भारत है, आपका जो देश है, आज़ाद हुआ था 1947 को, और संविधान लागू हुई थी 1950 में। तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने आपके बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 1950 से 62 तक 1950 टू 1962 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। दूसरे राष्ट्रपति आपके कौन बने? तो जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, किनके जन्म दिवस पर? तो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति के पद पर विराजमान थे। और तीसरे जो राष्ट्रपति बने जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत इज माय होम के लेखक हैं। ये तीसरे भारत के या स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जाकिर हुसैन, और इनका शासनकाल था, ये कब से कब तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 1967 से 1969 तक, 1967 से 1969 तक। ठीक है। ये एक्चुअली में राष्ट्रपति बने कब थे? तो ये राष्ट्रपति बने थे 13 मई 1967 को, 1967 13 मई 1967 को ये राष्ट्रपति बने थे। ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ ये मुस्लिम
मुस्लिम राष्ट्रपति पहले थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना होगा जाकिर हुसैन। कब बने थे? 13 मई 1967 को। कब तक थे? 1969 तक। ठीक है, आगे ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ और ये क्या किए थे? तो जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1957 से 1962 तक। 1957 से 1962 तक के हमारे बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। साथ ही साथ भारत के उपराष्ट्रपति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, VICE प्रेसिडेंट, PRESIDENT, उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। कब तक? तो 1962, यानी कि राज्यपाल के बाद सीधे 1962 में ये गए और उपराष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति 1962 से लेकर 1967 तक रहे। फिर 67 में ये क्या हो गए? तो 67 में राष्ट्रपति बन गए। और हमारे भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, इन्हें 1963 में दिया गया। हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार माना जाता है? तो वो भारत रत्न, यानी कि 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ध्यान दें आप। अब हम शुरू करते हैं भारत इज माय होम से। ये केवल अभी हम केवल अपने लेखक के बारे में बताए थे, अब ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ब्रैकेट में लिखा है 1896, 90, 1897, 1969, ब्रैकेट क्लोज। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897, 1969, ब्रैकेट क्लोज, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighter as well as an eminent educationist। कहता है क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु 1969 में हुई थी, ये दोनों यहाँ पर जो ब्रैकेट में मेंशन किया गया है, उनका क्या किया गया है? तो कब जन्म लिए थे और कब मृत्यु हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ जन्म लिए थे? तो हैदराबाद में। was one of our greatest freedom fighter as well as an eminent educationist। कहते हैं क्या कि ये जो थे, ये मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, एक प्रतिष्ठित, इमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत इज माय होम के लेखक हैं, इनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था और ये एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद के साथ साथ एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ग्रेटेस्ट का मतलब महान, फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, और इमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। आगे कहता है डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India in 1967। डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने कब? 1967 में, जिसका मैं जिक्र किया था कुछ देर पहले आपसे। कब बने थे? तो 13 मई 1967 को ये आपके भारत के राष्ट्रपति बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अर्लियर का मतलब, अर्ली का ये कंपैरेटिव डिग्री है। अर्लियर मतलब इसके पहले, ही हैड सर्व्ड, वह सेवा कर चुके थे। किस तौर पर? तो बिहार के राज्यपाल के तौर पर। मैं बताया था आपको कि बिहार के राज्यपाल 1957 से 62 तक रहे थे, तो ये राष्ट्रपति बनने के पहले बिहार के राज्यपाल थे। उसके बाद कहता है कि ध्यान दें, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कहते हैं क्या, ध्यान देंगे, कहते हैं क्या कि भारत इज माई होम इनके भाषण से ली गई है, इनके भाषण से ली गई है। फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। इनके भाषण से ली गई है, जो भाषण इन्होंने 1967 में राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद दिया था। राष्ट्रपति पद का जब शपथ लिए थे, उसके बाद जो भाषण दिए थे, वहीं से ये भारत इज माई होम लिया गया है। यानी एक भाषण का अंश है, हिस्सा है, भाग है। आगे ध्यान दें, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नहीं सॉरी, यहाँ पर ओथ का मतलब हो गया शपथ, OATH, ओथ का मतलब हो गया शपथ। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने पहले भाषण में बतौर, जब ये एक राष्ट्रपति थे, जब ये भारत के एक राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन
डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रतिज्ञा करते हैं हिमसेल्फ, अपने आप से, स्वयं से, टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। वो अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं क्या, कि वह पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति की सेवा करेंगे। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सर्विस का मतलब होता है सेवा। फिर से पूरा लाइन समझ लीजिएगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में, मृत्यु हुई थी 1969 में, 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्थ प्लेस था हैदराबाद। ये जो थे एक प्रतिष्ठित, एक प्रख्यात, फेमस शिक्षाविद के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में, 1967 में हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। इसके पहले ये बिहार राज्य के राज्यपाल के तौर पर सेवा कर चुके थे। भारत इज़ माई होम लिया गया है कब, तो जब ये 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिए थे, उसके बाद जो भाषण दिए थे उसी भाषण में से लिया गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच, जब ये भारत के राष्ट्रपति बने थे तो अपने पहले भाषण में प्रतिज्ञा किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस, वो प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप से कि मैं पूरी तरह से सेवा करूंगा, किसका, तो भारतीय संस्कृति का। चलते हैं पैराग्राफ 1 में। आप वर्ड के लिए परेशान नहीं होंगे, वर्ड का मैं लास्ट में जब मैं लास्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो वो उस वीडियो में मैं लिंक में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लगभग हमको लगता है कि अप्रॉक्स 120 to 150 वर्ड हैं, 120 से 150 वर्ड हैं इसमें, तो वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा पीडीएफ उसका। आप उसको अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। वर्ड के लिए परेशान नहीं होंगे आप, वर्ड के लिए परेशान नहीं होंगे। मैं पीडीएफ बना के लिंक शेयर कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आ रहा, तो आप वर्ड के लिए परेशान नहीं होंगे। लेकिन आप इस चैप्टर को, सारे चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बारीकी से समझते रहिएगा, क्योंकि चैप्टर जब आप समझ लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वतः अपने आप उस क्वेश्चन का हल करेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, समझेंगे तब। चलते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. I यहाँ पर किसके लिए आया है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए आया है। कहते हैं I must confess, I का मतलब मैं, must का मतलब अवश्य, और confess का मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना। मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ दैट की आई एम ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यहाँ सारे वर्ड समझते हैं। मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि, ये कौन बोला है, ये बोले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि आई एम ओवरवेल्म्ड, कहते हैं क्या, कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किस लिए भाई, तो बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है, और विश्वास करके इस दुनिया, इस धरती के सबसे ऊंचे कार्यालय मेरे लिए चुना है। ध्यान देंगे फिर से। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, यहाँ ओवरवेल्म्ड का मतलब हो गया प्रसन्न, खुश। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और प्लेस का मतलब होता है बैठाना। इलेक्टिंग का मतलब होगा यहाँ पर चुनना, और हाईएस्ट, हाई का सुपरलेटिव डिग्री है जिसका मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। ऑफिस को हिंदी में हम लोग कार्यालय बोलते हैं। लैंड का मतलब ज़मीन जानते हैं। यानी ये कहते हैं कि मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि लोगों ने मुझ पर विश्वास करके धरती के सबसे ऊंचे कार्यालय के लिए मुझे चुना है। चलते हैं पैराग्राफ सेकंड में। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। तो पहले थोड़ा वर्ड देखेंगे, ध्यान देंगे आप। जैसे प्रेसिडेंसी आपके लिए वर्ड है, तो प्रेसिडेंसी का मतलब होता है अध्यक्षता, अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है।
उसके बाद मेंटल, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, मानसिक। इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार, उपकरण, यंत्र। उसके बाद जैसे डिग्री है, डिग्री का मतलब मालूम होगा आपको, एक दर्जा होता है, एक उपाधि होता है। जैसे हम लोगों को मिलती है डिग्री जब हम 12 पास करते हैं, जब हम लॉ करते हैं, तो ये सारी डिग्री मिलती हैं। उसके बाद इसी में एक वर्ड था इरुडिशन, ERUDITION, जिसका मतलब होता है जिसके पास ज़बरदस्त ज्ञान हो, विद्वता हो, उसको हम लोग इरुडेशन कहते हैं। उसके बाद वेल्थ लिखा हुआ है, वेल्थ का मतलब मालूम होगा आपको, धन। एक्सपीरियंस लिखा हुआ है जिसका मतलब अनुभव। रेयरली, रेयरली का मतलब होता है दुर्लभ। फाउंड का मतलब होता है पाया जाना। तो ध्यान देते हैं, पूरी लाइन को समझते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। कहते हैं क्या कि डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में यहाँ पर बोलते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट लाए क्या, टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, राष्ट्रपति के रूप में एक बौद्धिक क्षमता को, एक बौद्धिक क्षमता को, विद्वता की अवस्था को एवं अनुभव के संपत्ति को जो कहीं और मिलना दुर्लभ माना जाता है। फिर से समझिए, कहते हैं क्या कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन हैं, जो आपके भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के जो आपके दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके बारे में कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति के रूप में जो बौद्धिक क्षमता की, विद्वता की अवस्था को एवं अनुभवों की जो संपत्ति, जो खजाना को जो लाए हैं, वो जो कहा है उन्होंने, जो दिए हैं, वो मिलना दुर्लभ माना जाता है, वो मिलना। आगे ध्यान देंगे, फिर कहते हैं आगे, दुर्लभ माना जाता है। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। ध्यान देंगे, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित करना। देखिए बड़ा वर्ड कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए डिवोटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, डिवोटेड लिखा हुआ, तो डिवोटेड यहाँ पर वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। दोनों अलग अलग होंगे तो अलग अलग मतलब निकलने लगता है। जैसे वर्ब होगा तो आप जानते हैं समर्पित, इसका अर्थ हो जाएगा, और अगर एडजेक्टिव होगा तो इसका अर्थ हो जाता है वफादार। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, डिवोटेड का मतलब समर्पित। परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, तलाश करना, शौक रखना उस चीज़ के प्रति, तलाश करना लिखिए, खोज रखना, खोज करना। उसके बाद है नॉलेज का मतलब मालूम है आपको, ज्ञान। ट्रूथ का मतलब सच्चाई मालूम है। तो ध्यान देंगे इस लाइन को, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। कहता है क्या कि डॉक्टर राधा कृष्णन अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए, किस चीज़ के लिए, तो सच्चाई, ज्ञान की खोज में। इन्होंने अपने पूरे लाइफ को ख़त्म कर दिया, किस चीज़ के बारे में भाई, तो खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे, तो ये सच्चाई यानी कि ट्रूथ को, और नॉलेज मतलब ज्ञान को खोज रहे थे। फिर से ध्यान देंगे, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, ये जो लाइन है राधा कृष्णन के लिए पैराग्राफ पूरा दे दिए हैं। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम राधा कृष्णन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पूरे जीवन को डिवोटेड, समर्पित कर दिए थे, पूरे जीवन को परस्यूट करने के लिए। परस्यूट मतलब खोजने के लिए, पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए, तो नॉलेज एंड ट्रूथ। नॉलेज का मतलब ज्ञान, जानकारी, एंड ट्रूथ का मतलब सच्चाई को, सत्य को। आगे देखते हैं, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। कहते हैं क्या, ध्यान देंगे, लिखा हुआ है he has done more than probably। probably का मतलब होता है संभवतः, शायद। और इसमें और आपको एक वर्ड मिलेंगे जनरली, वर्ड है आपके पास यहाँ पर ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना, अर्थ स्पष्ट करना। उसके बाद आपके पास एक और वर्ड मिलेगा, एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना, वर्णन करना। उसके बाद है फिलोसफिकल, जो वर्ड है फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिक। थॉट का मतलब होता है विचार। उसके बाद वनेस है, वनेस का मतलब होता है अखंडता, एकता, एकात्मक, अपनापन। और ट्रू का मतलब सच्चाई, जान ही रह सकते। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और वैल्यू का मतलब होता है मूल्य या कीमत। तो ध्यान दें, लिखा है ही हैज़ डन
more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual value. अब ये क्या कहते हैं, किसी दूसरे से ज़्यादा, ध्यान देंगे, he has done more than probably any other man, किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसे प्रकाशित किया और समझाया भारतीय दार्शनिक विचारों को और सभी तरह के सच्ची आध्यात्मिक मूल्यों की एकजुटता को, अखंडता को। फिर से ध्यान देंगे इस लाइन पर, कहता है ही हैज़ डन, ही किसके लिए है, राधा कृष्णन के लिए, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual value। कहता है क्या यहाँ पर कि किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसे प्रकाशित किया और समझाया भारतीय दार्शनिक विचारों को और सभी तरह के सच्ची आध्यात्मिक मूल्यों की एकजुटता को, अखंडता को। आगे देखें अखंडता को, आगे कहता है he has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। तो पहले ध्यान देते हैं, कुछ वर्ड हैं जैसे फेथ का मतलब मालूम है आपको, विश्वास होता है, आस्था होता है, भरोसा होता है। एसेंशियल का मतलब जरूरी होता है, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होता है, और सीज का मतलब होता है रोकना, और चैंपियन का मतलब तो ऐसे विजेता भी होता है लेकिन यहाँ समर्थक के तौर पर, सपोर्टर के तौर पर यूज हो रहा है। और द राइट ऑफ, यहाँ राइट का मतलब अधिकार, और उसके बाद डिग्निटी वर्ड दिया हुआ है, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो हम इस लाइन को पढ़ते हैं, ध्यान दें। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। हिमसेल्फ यहाँ क्या है, तो आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आई का माई सेल्फ हो जाता है उसी तरह ही का क्या है यहाँ पर, हिमसेल्फ। तो क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, कहते हैं क्या कि उन्होंने मानव के आवश्यक मानवता में भी अपनी विश्वास को नहीं खोया है। लिखा हुआ ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कहते हैं क्या उन्होंने मानव के आवश्यक मानवता में भी अपनी विश्वास, अपनी आस्था, अपनी उम्मीद को नहीं खोया है। एंड और ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, और उन्होंने सभी लोगों को, डिग्निटी का मतलब गरिमा, गौरव, सभी लोगों को गौरव और न्याय के साथ रहने के अधिकार के लिए खुद को रोका भी नहीं बल्कि समर्थन किया है। मतलब ये आपका अधिकार है कि आप गरिमा के साथ रहें, आप न्याय के साथ रहें, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। फिर से इस लाइन को देखेंगे, लास्ट लाइन है इस पैरा का, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। कहते हैं क्या, ध्यान देंगे, कहते हैं क्या कि उन्होंने मानव के आवश्यक मानवता में भी अपनी विश्वास को, अपनी उम्मीद को नहीं खोया, और सभी लोगों को गौरव और न्याय के साथ रहने के अधिकार के लिए कभी भी अपने आप को, खुद को रोका नहीं बल्कि उनका समर्थन किया। चलते हैं पैरा नंबर 3 में। आई कैन ओनली एश्योर, पहले वर्ड देखते हैं, पैराग्राफ 3 शुरू कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर भी करें। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो एमसीक्यू का पीडीएफ भी नेक्स्ट वीडियो के पहले, मतलब इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके पहले एमसीक्यू का, इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे उससे मैं टेस्ट लूँगा, जो पीडीएफ के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो अभी हम लोग पैरा नंबर 3 में चलते हैं, पैराग्राफ 3 में चलते हैं।
आज हम लोग पैराग्राफ 4 तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज 4 तक ही पढ़ेंगे। चले 3 नंबर शुरू करते हैं, पैराग्राफ 3 नंबर। उसके पहले वर्ड लिख लेंगे आप। आई कैन ओनली एश्योर, यहाँ एक वर्ड है ASSURE। एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। उसके बाद एक वर्ड है स्पिरिट, SPIRIT। स्पिरिट का मतलब होता है अध्यात्म। प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थना पूर्वक। ह्यूमिलिटी है विनम्रता, नम्रता पूर्वक। और डेडिकेशन समर्पण। तो कहते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, यहाँ पर आई किसके लिए आया है, तो यहाँ पर जाकिर हुसैन अपने लिए बोल रहे हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आप सभी को केवल भरोसा दिला सकता हूँ, मैं आप सभी को केवल भरोसा दिला सकता हूँ दैट की आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थना पूर्वक विनम्रता एवं पूरी समर्पण यानी त्याग के भाव से प्रवेश कर रहा हूँ। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैं आप सभी को बस केवल एक भरोसा दिला सकता हूँ, एक दिलासा दिला सकता हूँ, एक उम्मीद दिला सकता हूँ कि मैं जब यह कार्यालय में, कार्यालय का मतलब प्रधान जो राष्ट्रपति भवन था उस अपने ऑफिस में, जब मैं कहते हैं क्या कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थना पूर्वक विनम्रता पूर्वक एवं पूरी समर्पण यानी त्याग के भाव से प्रवेश कर रहा हूँ। आगे आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, ओथ अभी वर्ड मिला था जिसका मतलब होता है शपथ। लॉयल्टी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वफादारी। और एक लास्ट वर्ड है इस लाइन का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहते हैं क्या आई हैव जस्ट टेकन द ओथ टू द जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहा कि मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है, भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। आगे कहते हैं इट इज़ द constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves। ध्यान देंगे, ये जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत न्यू स्टेट, ये कहते हैं क्या कि ये जो भारत का संविधान है अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है, नए राज्य का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन हैव, जिसे इसके स्वतंत्र, जिसके लिखा हुआ है जिसे इसके स्वतंत्र नागरिक, इसके स्वतंत्र सिटीजन, स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास के पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार खुद को दिया है, गिवन टू देमसेल्व्स। फिर से ध्यान देंगे इस लाइन को, कहता है क्या कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, कहते हैं ये जो भारत का संविधान है अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है, जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को दिया है, यानी यह संविधान मिला है जिसे नागरिकों ने स्वयं खुद को ही दिया है। आगे ध्यान दें, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, एंशियंट का मतलब प्राचीन, एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेक्यूलियर वे। ध्यान दें आप, कहता है क्या, कहता है ध्यान दें, पहले आप वर्ड लिख लेंगे। यंग का मतलब होता है युवा, एंशियंट का मतलब प्राचीन बता दिए, मिलेनिया का मतलब होता है हजारों, सदियों जिसको हम लोग कहते हैं सदियों, डाइवर्स इथनिक, आप वर्ड लिखते जाएगा। डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न, विविध। इथनिक का मतलब होता है मानव जातीय, राष्ट्र संबंधी। एलिमेंट का मतलब होता है एक तत्व या अंश बोलते हैं हम लोग। हैव स्ट्राइवन, स्ट्राइवन का मतलब होता है प्रयास करना, स्ट्राइवन का मतलब होता है प्रयास करना।
उसके बाद है रियलाइज, सिद्ध करना। उसके बाद व्हाट है आपका रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर आउन। आउन का मतलब अपना पेकुलियर वे, पेकुलियर का मतलब होता है विचित्र और वे का मतलब होता है रास्ता। देखेंगे हम, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। कहते हैं क्या, यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है, यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस ऑब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन पेकुलियर वे। ये क्या कहते हैं कि जो बताते हैं कि यह जो राज्य है ये प्राचीन लोगों का युवा राज्य है, जो मिलेनिया, मिलेनिया मतलब सदियों से, हजारों साल से विभिन्न सजातीय तत्वों या अंशों के सहयोग कड़ी मेहनत करके एहसास किया है, एहसास किया है क्या, ध्यान देंगे, एहसास किया है। हाँ, तो कहता है क्या कि चैप्टर में फिर ये आपका जो लाइन था, इस लाइन में क्या बोलता है फिर से ध्यान दें। कहता है क्या कि कहता है इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यह जो प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। Who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way। कहता है क्या कि जो सदियों से विभिन्न, सदियों का यहाँ पर इंग्लिश दिया है मिलेनिया, हजारों साल पहले, जो सदियों से विभिन्न जातियों, तत्वों या अंशों के सहयोग कड़ी मेहनत करके एहसास किया गया, अनंत तक निरंकुश कीमत अपने अपने विचित्र तरीकों से उन सभी मूल्यों को प्राप्त किया गया है, उन सभी वैल्यू को प्राप्त किया गया, अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है। आगे देखेंगे, आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। ये कहते हैं क्या कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं स्वयं से उन मूल्यों की सेवा करूंगा। ये कहते हैं क्या कि आई प्लेस, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उन सभी मूल्यों की मैं स्वयं से सेवा करूंगा। आगे कहते हैं, फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and precious for newer and fresher realization। ध्यान देंगे, कहते हैं क्या, हालांकि कुछ कंक्रीट, यहाँ पर ठोस, कुछ ठोस रियलाइजेशन, अनुभूतियाँ, हालांकि कुछ ठोस अनुभूतियाँ जो हैं वो क्या है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशियंट, अपर्याप्त। कहते हैं कि जो कुछ यहाँ पर ठोस अनुभूतियाँ हैं वो अपर्याप्त हो सकती हैं, अपने अस्तित्व को खो सकती हैं। विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। कहते हैं क्या, परिस्थिति के बदलने के साथ साथ लेकिन जो कीमत है उसकी अनुभूति बदल सकती है, लेकिन मूल्य हमेशा जिंदा ही रहता है, वैलिड ही रहता है और दबाव डालता है किसके लिए, तो नए और ताज़े एहसास के लिए। फिर से ध्यान देंगे आप इस लाइन को, आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं स्वयं से प्रतिज्ञा करता हूँ कि उन मूल्यों की सेवा करूँगा। आगे ये कहते हैं, फॉर दो सम कंक्रीट realization of value may become inadequate with the change of circumstances, the value remains eternally valid and precious for newer and fresher realization। ये कहते हैं हालांकि कुछ ठोस अनुभूतियाँ जो हैं अपर्याप्त हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं, अपने अस्तित्व को खो सकती हैं, परिस्थिति के बदलने के साथ साथ लेकिन जो कीमत है उसकी अनुभूति बदल सकती है, लेकिन मूल्य हमेशा जिंदा ही रहता है, वैलिड ही रहता है और दबाव डालता है किस पर, तो लिखा हुआ है कि न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, नए और ताजे एहसास के लिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, डेड का मतलब मरा हुआ, स्टैटिक का मतलब स्थिर। ये कहते हैं कि पास्ट, हमारा अतीत मरता नहीं है और ना स्थिर रहता है, हमारा अतीत ना ही मरता है और ना ही स्थिर रहता है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यह जो है अलाइव का मतलब होता है जीवित और डायनेमिक का मतलब गतिशील रहता है, चमकते रहता है।
and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। और क्या करता है, तो हमारे वर्तमान एवं भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में लगा रहता है। यानी कहता है क्या कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा अतीत है, वो ना ही कभी मरता है और ना ही कभी स्थिर रहता है, बल्कि वो जीवित रहता है और हमेशा गतिशील रहता है। और वो पता करते रहता है, क्या पता करते रहता है, तो हमारे वर्तमान एवं भविष्य में जो भी संभावनाएं होती हैं उसको निर्धारित करने में लगा रहता है। चलते हैं पैरा नंबर 4। आज का ये लास्ट पैराग्राफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के यानी कि बचे हुए 5 पैराग्राफ पे चर्चा करेंगे। और जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मैं आपको पहले जैसा कि बता चुका हूँ कि सारे वर्ड का मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोटबुक पर उसे कॉपी कर लेंगे, उसे उतार लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए, यानी जितने मैं वीडियो अपलोड करूँ, लाइव आऊँ, तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछें। चलते हैं पैराग्राफ 4 में। पैराग्राफ 4, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल। कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, लगातार। द प्रोसेस का मतलब होता है विधि, तरीका। रिन्यूअल का मतलब होता है नवीकरण करना। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सच में, वास्तव में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। प्रोसेस का मतलब विधि, तरीका। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, और नेशनल राष्ट्रीय, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और कैरेक्टर का मतलब होता है आचरण, छवि। तो कहता है क्या, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। भारत में जो लगातार नवीकरण हो रहा है वह राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। भारत में जो लगातार कांस्टेंट रिन्यूअल हो रहा है वो राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय का मतलब क्या, जो नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति है, और राष्ट्रीय कैरेक्टर है, राष्ट्रीय जो चरित्र है, इसके विकास की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक प्रोसेस है। आगे, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल। ध्यान देंगे आप यहाँ पे। कहते हैं क्या कि डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि यह लगातार नवीकरण का प्रबंध, यह लगातार जो रिन्यूअल हो रहा है, इसका जो प्रबंध करना शिक्षा का काम है। यह शिक्षा का काम है। यहाँ पर बिजनेस का मतलब व्यवसाय नहीं, काम। यह शिक्षा का काम है। ये जो लगातार रिन्यूअल हो रहा है, जो कांस्टेंट रिन्यूअल हो रहा है, इसका प्रबंध जो है, प्रबंध करना, इसको मैनेज करना, ये किसका काम है, तो शिक्षा का काम है। आगे कहता है, एंड आई मे बी फॉर गिवन, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा, माफी के लिए आता वर्ड फॉर गिवन। एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिजम्पशन, आई मे बी फॉर गिवन, और द प्रिजम्पशन का मतलब यहाँ पर अनुमान, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, इफ नॉट इंटायरली, इंटायर का मतलब होता है पूरा, टोटल, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। इंटायर का मतलब पूरा। अकाउंट का मतलब होता है दो चीज़, एक तो खाता, जनरली हम लोग जानते हैं, जबकि इसका मतलब महत्व भी होता है। एसोसिएशन का मतलब संघ होता है। विद द एजुकेशन ऑफ माई, आई मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, संतुलित रखना। एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम का मतलब हो गया मुख्य, हो गया प्रधान, हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया औजार, इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया औजार। उसके बाद है आपका नेशनल लिखा हुआ, नेशनल राष्ट्रीय। उसके बाद पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी का मतलब होता है गुण। एजुकेशन का मतलब शिक्षा। इनएस्केपेबली का मतलब होता है न टलने योग्य। इन्वॉल्व का मतलब शामिल। क्वालिटी ऑफ द नेशन, क्वालिटी का मतलब हो गया यहाँ पर गुण, और नेशन का मतलब हो गया राष्ट्र। चलते हैं, हम ध्यान देंगे। कहते हैं क्या, I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly,
यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, और मुझे इस कल्पना कल्पना दैट मीन्स प्रिजप्शन, मुझे इस कल्पना या अनुमान के लिए माफ किया जा सकता है। कहते हैं यहाँ पर ये बोलते हैं एंड आई मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ किया जा सकता है इस कल्पना के लिए, इस अनुमान के लिए। क्या है भाई, देखा जाए, that my choice to this high office has mainly if not entirely been made on account of my long association with the education of my people। ये कहते हैं कि मुझे इस कल्पना के लिए माफ़ किया जा सकता है कि इस उच्च कार्यालय, ये जो ऊंचे सबसे ऊंचे पद के लिए मेरा जो चुनाव हुआ है, इसका मुख्य कारण यह है कि मैं लंबे समय से संपर्क में रहा हूँ। किससे, तो अपने लोगों के शिक्षा से, एजुकेशन ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के शिक्षा से मैं संपर्क में रहा हूँ लंबे समय से, इसलिए इस सबसे ऊंचे पद, सबसे कार्यालय के लिए मेरा चुनाव हुआ है। इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ किया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। आगे कहते हैं, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। आई मेंटेन दैट, अब कहते हैं क्या, मैं इस बात को मानता हूँ, एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कहते हैं क्या कि मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण औजार है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है, और एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और कहते हैं, और शिक्षा की समानता राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है, राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। ध्यान दें आप, फिर से एक बार, फिर से लास्ट वाला पैरा का लास्ट वाला लाइन, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यहाँ पर आया है किसके लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए। कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, शिक्षा है, उसे एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए ये सबसे मजबूत हथियार है, सबसे मुख्य प्रधान यंत्र है। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और कहते हैं क्या कि अगर राष्ट्र की गुणवत्ता को बढ़ाना है, अगर अपने क्वालिटी ऑफ द नेशन, अगर राष्ट्र की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाना होगा। आपको क्या करना होगा, अगर अपने राष्ट्र को, अपने देश के क्वालिटी को अगर डेवलप करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तो उसी तरह आपको क्या करना होगा, उसको बढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को, अपने शिक्षा की गुणवत्ता को भी अवश्य बढ़ाना होगा। आज की पढ़ाई हम लोग 4 पैराग्राफ तक की छोड़ देते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पैराग्राफ यानी 5 से 9 तक अगले वीडियो में। तब तक आप अपने इस पढ़ाई को इस पूरे वीडियो के माध्यम से बढ़िया ढंग से बारीकी से करें, बारीकी से समझें, और जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या मुझे पर्सनली कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करके पूछें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यूट्यूब चैनल स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आरा को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।